बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। और हमारे आज का जो टॉपिक है इसका नाम है जी इक्विलिब्रियम। याद रहे, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये सारा का सारा टॉपिक जो था वो वेक्टर के ऊपर था। तो वेक्टर्स को जो है हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका एक ही टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। मतलब ये जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाकी जो लेक्चर्स हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं नोट्स के साथ। ठीक है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है जी इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है जी कि देखें, ये एक टेबल है। टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी हुई है। अब बाहर तो ये देखें बुक रेस्ट की हालत में है। तो अब देखें रेस्ट की हालत में जो है ये किस वजह से है। रेस्ट की हालत में ये इस वजह से है क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इसके बाद अगर हम देखें इसके ऊपर कितनी किस्म की फोर्सेस लग रही हैं, तो वो अगर हम देखें, एक देखिए बुक रेस्ट में है, तो इस वजह से जो बुक है इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी जो कि किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। तो ये वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, ग्रेविटी की भी आप इसे कह सकते हैं। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन हो रहा है डाउनवर्ड। अब इस एक्शन के नतीजे में एक रिएक्शनल फोर्स होगी जो टेबल इस बुक के ऊपर लगाएगा। वो किस तरह लगा रहा है, अपवर्ड। तो अब देखें इस बुक के ऊपर जो है वो फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। इस वजह से ये जो बुक है ये रेस्ट में तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की हालत में भी है, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या लग रही है, जीरो लग रही है। अगर एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रही है तो उसके ऑपोजिट जो फोर्स है जो है वो अपवर्ड एक्ट हो रही है। मतलब ये वाली फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, तो इसके ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रही है, जो कि जो नेट फोर्स है वो इसके ऊपर क्या लग रही है, जीरो, या कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही। मतलब हम किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो अमल ना कर रही हो। फोर्स नहीं, नेट फोर्स। तो क्या तारीफ होगी इसकी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में तब कहलाएगा जब उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। इसके बाद इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। इसकी पहली जो टाइप है इसका नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी टाइप इसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तारीफ सुनने बहुत आसान है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई जिस्म रेस्ट में हो, देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि इसके नाम से आ रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। तो अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में हो तो वो जो जिस इक्विलिब्रियम में होगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी बुक लाइंग ऑन अ टेबल या पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो डायनामिक लफ्ज निकला ये मोशन से, मतलब जो एक बॉडी जो है वो मोशन की हालत में भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा जी, इफ अ बॉडी moves with uniform velocity then it is said to be in dynamic equilibrium। कोई भी जो बॉडी है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर जो है, या आप ये कह लें कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल देखें वो क्या बनेगी, इसकी जो एग्जांपल बनेगी जी मोशन ऑफ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर कहते हैं छाता बरदार को, जो पैराशूट पहन के नीचे आता है, वो जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, इसलिए वो होता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हम बात करें एरोप्लेन की, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन लीनियर पाथ, ये भी जो है वो एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अभी आप देखिए, अभी तक आपने तीन तारीफें की हैं। नंबर 1 इक्विलिब्रियम की, नंबर 2 इसकी दो टाइप्स थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो शराइत है। ये जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ये आपने 9th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है, ये सारा वही बेसिक है। तो इक्विलिब्रियम की हम अब कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम की जो है वो दो कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की हालत में होगी तो उसको इन दो शराइत के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। इसकी पहले फर्स्ट कंडीशन पढ़ लें, फिर इसकी सेकंड देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है।
फर्स्ट कंडीशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी पड़ी हुई है, या ऐसा में लकड़ी का ब्लॉक है, ये वाला ये वुड है। अब इसके ऊपर इमेजिन कर लें एक फोर्स इधर से लग रही है F1, एक फोर्स इधर से लग रही है F2, एक फोर्स इधर से लग रही है F3, इधर से लग रही है F4, तो F5, F6 इसके ऊपर जो है वो जो फोर्स लग रही है वो Fn तक लग रही है। कहां तक लग रही है जी? Fn तक। तो आप इन तमाम फोर्सेस को ऐड करें, देखें F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn, और इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो बराबर आ जाए नल वेक्टर के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी फर्स्ट कंडीशन। दोबारा देख लें, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? एक बॉडी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, उन नंबर ऑफ फोर्सेस का जो सम है, जो रिजल्टेंट है, वो बराबर किसके हो जी? नल वेक्टर के, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? अ बॉडी इज सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन if all the resultant forces acting on the body is equal to null vector। मैथमेटिकल भी आपने देख लिया, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन बराबर Fn बराबर आ गया नल वेक्टर के। अब इसको जो है हम इन को जो है वो समेशन करने के लिए, सम करने के हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं सिग्मा। सिग्मा एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो सिग्मा है ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को ऐड करना। इसको अगर हम बात करें इन कोप्लेनर के, कोप्लेनर जो है उसके अंदर, कोप्लेनर वो प्लेन होता है जिसके अंदर जो है वो फोर्सेस जो है वो एक ही प्लेन में एक्ट हो रही होती हैं। तो देखें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को भी जरा समझ लें। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं कि जो फोर्स है जब ये किसी भी अपने सरफेस के साथ एंगल बना रही होती है तो हम इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते थे, एफ एक्स में और एफ वाई में। इसे हमने नाम दिया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम फोर्सेस का सम जीरो या नल वेक्टर के बराबर है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट से मुराद इसका एक कंपोनेंट एफ एक्स होगा, दूसरा क्या है एफ वाई, तो इनका सम भी नल वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एफ एक्स वो भी नल वेक्टर होगा, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस सिग्मा एफ वाई वो भी क्या होगा? नल वेक्टर। तो ये थी जी इसकी फर्स्ट कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन को तब सेटिस्फाई करेगी अगर उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेस है वो उनका जो सम है या रिजल्टेंट जो है फोर्सेस का वो बराबर किसके है? नल वेक्टर के। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये आता है कि जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अराउंड लगेंगे, भाई हम एट एक्स एक्सिस देख लें, फोर्सेस एट राइट वर्ड टेकन एज पॉजिटिव एंड एट लेफ्ट वर्ड टेकन एज नेगेटिव। इस बात को जरा समझें। जिस तरह आपने देखे 2D प्लेन पढ़ा था, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये देखें जो फोर्सेस राइट तरफ लगेंगी एक्स एक्सिस के ऊपर उनका हम पॉजिटिव लेंगे, जो फोर्सेस लगेंगी लेफ्ट वर्ड उनका हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कहा? फोर्स एट राइट वर्ड टेकन एज पॉजिटिव एंड एट लेफ्ट वर्ड टेकन एज नेगेटिव। वाई एक्सिस में क्या होगा? अब वाई एक्सिस में देखें जो फोर्स अपवर्ड लगेंगी, अपवर्ड उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड लगेंगे उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। फोर्सेस एट अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव एंड एट डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। अब इसके बाद इसकी है जी सेकंड कंडीशन। अब देखें जरा जो सेकंड कंडीशन इसकी क्या होगी, इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगी। देखिए हमारे पास अगर कोई बॉडी हो तो हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने से ये भी हो सकता है कि बॉडी टर्न भी कर सकती है। तो वो जो टर्न आता है बॉडी के अंदर, हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसे हम कहते हैं टॉर्क, जिसे आपने नाम दिया था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का। तो इसलिए फिर हम ये भी कहना पड़ेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो तब पूरा उतरेगी जब उसके ऊपर जो टार्क का रिजल्टेंट है वो भी क्या हो? नल वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन इफ ऑल द रिजल्टेंट टार्क। देखिए सिर्फ इतने सा फर्क है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स कहा था, यहाँ पे कहते हैं रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नल वेक्टर। मैथमेटिकल क्या बनेगा?
अगर बॉडी उसके ऊपर टार्क एक्ट हो रहा है, टार्क T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन Tn बराबर किसको नल वेक्टर के, और इसको हम जो है वो एक सिंबल के साथ जो है रिप्रेजेंट कर देंगे सिग्मा टार इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर हम एरो डालते हैं, तो ये इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो सेकंड कंडीशन इसकी बहुत आसान थी, इसकी डेफिनेशन जो थी बड़ी आसान सी थी, वो आपने देख ली। इसके बाद लास्ट पे दो डेफिनेशन है, उनको आप देख लें। अब जो इक्विलिब्रियम है इसकी दो और भी टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, दूसरी है जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये भी बहुत ही इजी है, इनको आप देख लें। अब जो ट्रांसलेशनल है, ये लफ्ज निकला है लीनियर से। कोई भी जो बॉडी है वो जब लीनियर में पाथ मूव करती है, स्ट्रेट लाइन सीधा मूव करती है ना, तो वो लीनियर एक्सेलरेशन गेन करती है। तो जब एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम का हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का। क्या कहेंगे, व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू 0। जब एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन के ऊपर पूरा उतर जाती है या उसके ऊपर उसको सेटिस्फाई करती है, उसको मुतमिन कर देती है, तो फिर उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या जाता है, 0। देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है, आप जब देखें जब बॉडी रोटेट करती है तो फिर वो एक्सेलरेशन उसका लीनियर नहीं होता बल्कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यानी उसमें टार्क क्रिएट हो जाता है। तो आप ये कहें कि जब बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो 0 हो जाता है। तो इसे हम नाम देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। तो क्या कहेंगे जी, व्हेन द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने इक्विलिब्रियम को डिटेल से पढ़ लिया है और इक्विलिब्रियम की आपने एग्जांपल्स भी ली हैं साथ, और साथ साथ आपको जो है सारे देखेंगे नोट्स भी मिल चुके हैं। अब आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो वो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इसके बाद जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो है वो वीडियो आपको मिल सके। बाकी ये है कि आप इसके नोट्स बनाएं साथ साथ, इन नोट्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।